कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नया लेक्चर, और ये लेक्चर है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल मोमेंट का। तो पिछली क्लास में हमने द्विध्रुव आघूर्ण की शुरुआत की थी। उस द्विध्रुव आघूर्ण को हम कंटिन्यू करने वाले, और साथ ही साथ बच्चों हम एच बॉन्ड के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। क्या कि मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, एक क्विज का क्वेश्चन दिया था। उस क्विज के क्वेश्चन की मैं बात करना चाहूंगा। मैंने आपको क्विज में बच्चों एक क्वेश्चन दिया था कि H2S में बंध कोण लगभग 91 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्विज में दिया था, और मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। फिर अगली क्लास में फिर हम भूल गए थे, तो हम उस क्वेश्चन को आज ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था कि H2S के अंदर बंध कोण लगभग कितना है। उसका आंसर था बेटा लगभग 91 डिग्री के आसपास। और फिर मैंने आपसे ये बात भी बोली थी कि यार पता लगा करके आना कि इसका कारण क्या है, बोला था। तो चलिए आज हम इसका कारण देखने वाले हैं, इस पे और क्या थ्योरी है वो सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी मुझे बता दो, आप सभी लोग कैसे हो? एकदम मस्त जबरदस्त पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ। जल्दी से लाइव चैट के अंदर जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ जो चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जा रही हैं वो आपके भेजे में बढ़िया से जा रही है ना, या फिर ऐसा तो नहीं कि भेजे के ऊपर से निकल जा रही है। इजी है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। और एक चीज और ध्यान रखना बेटा, क्लास में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको डेली का डेली हम रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हम भूल जाएंगे। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, जैसे कि मेरी पहली क्लास जब थी बेटा, मेरा जो पहला लेक्चर था, कितने बच्चे हैं जिन्होंने लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर 11 तक लगातार पढ़ाई की है, लगातार रिवीजन किया है? कितने बच्चे से जो लेक्चर 1 को लगभग हर दिन रिवाइज करते हैं? चलो कोई बात नहीं, डेली का डेली रिवाइज नहीं करते कोई बात नहीं, हर 3 दिन में 4 दिन में, प्रत्येक 3 या 4 दिन में रिवाइज करते हो। प्रत्येक तीसरे और चौथे दिन में कम से कम, देखो डेली रिवाइज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा डेली डेली रिवीजन करता है तो बहुत बेस्ट है, उससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। लेकिन डेली चलो नहीं हो पाता है, 3-4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार भी अगर रिवाइज करते हो तो भैया हमारा काम हो गया। अगर इतना आपने कर लिया तो फिर हमारे लिए दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। तो लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लाइक अभी तक हमने लेक्चर 11 तक कर दी। तो ये लेक्चर 11 तक जितने भी लेक्चर हैं वो सारे के सारे डेली का डेली रिवाइज कर रहे हो ना। डेली रिवीजन करना है बेटा, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं चीजें भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएंगी। आप अगर ये सोचते हो कि यार मैंने आज पढ़ाई की है, मुझे बरसों तक याद रहेगा, एग्जाम के दिन तक याद रह जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। केमिस्ट्री ही हमारी जिंदगी में नहीं है, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमको, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो इसीलिए बच्चों ये बहुत जरूरी है कि हम इन लेक्चर्स को डेली का डेली रिवाइज करें। क्लियर? चलो ये तो हो गई बच्चों वो बात जो कि मुझे आपको बतानी थी। चलो अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे। ठीक है, मैंने आपसे बात बोली थी कि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि H2S में बंध कोण 91 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, H2S में बंध कोण 91 डिग्री लगभग क्यों होता है, लगभग 91 डिग्री क्यों होता है? तो इसका बच्चों एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि H2S में
केंद्रीय परमाणु सल्फर संकरित अवस्था में नहीं होता। सर ये क्या बातें कर रहे हो? क्योंकि H2S में केंद्रीय परमाणु सल्फर संकरित अवस्था में नहीं होता, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो H2S में संकरण अनुपस्थित होता है। H2S में संकरण अनुपस्थित होता है, ये इसका मेन कारण है कि यहाँ पर बंध कोण जो है वो 90 डिग्री का या 91 डिग्री का। जैसे कि मान लो मैंने आपसे पूछा कि सल्फर का संकरण कितना है, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ H2S में सल्फर का संकरण कितना है, तो आप क्या करोगे बेटा? मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि H2S में सल्फर का संकरण कितना है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लुईस संरचना बनाओगे, फिर आप देखोगे कि यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं। यहाँ पे लोन पेयर 1 और 2 लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्मा बंध कितने हैं? 1 और 2 सिग्मा बंध है यहाँ पे। यदि मैं आपसे बोलूं कि H2S के अंदर सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं, तो 2 लोन पेयर हैं, और सिग्मा बंध कितने? 2 सिग्मा बंध है। मतलब कि टोटल त्रिविम संख्या कितनी है? त्रिविम संख्या 4 होती है। तो आप क्या बोलोगे? सर आपने हमको बता रखा है अगर त्रिविम संख्या 4 है तो इसका संकरण होना चाहिए sp3, तो आपके हिसाब से इसका संकरण क्या होना चाहिए? sp3। और अगर इसका संकरण सर sp3 है, सर अगर इसका संकरण sp3 है तो sp3 मतलब कि बंध कोण कुछ 109 डिग्री या 108 डिग्री के आसपास कुछ होना चाहिए। 109 डिग्री 29 मिनट लिखते हैं ना sp3 संकरण के अंदर बंध कोण कितना? 109 डिग्री या 108 डिग्री के आसपास बताते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे संकरण sp3 नहीं होता, H2S के अंदर संकरण अनुपस्थित होता है। तो फिर H2S में क्या होता है? H2S में सामान्य सा अति व्यापन होता है। H2S में सल्फर के p कक्षक तथा हाइड्रोजन के s कक्षक के बीच p कक्षक तथा हाइड्रोजन के s कक्षक के बीच सामान्य सा अतिव्यापन ओवरलैपिंग, हमने जो ओवरलैपिंग पढ़ा है ना वीबीटी के अंदर, वीबीटी के हिसाब से इसकी व्याख्या होती है सामान्य सा अतिव्यापन होता है। कौन सा अतिव्यापन होता है? हाइड्रोजन के s कक्षक और सल्फर के p कक्षक, हाइड्रोजन के s और सल्फर के p कक्षक के बीच यहाँ पे sp अतिव्यापन होता है। कौन सा अतिव्यापन होता है? sp अतिव्यापन होता है। यहाँ पे सिंपल सा ओवरलैपिंग होता है। मतलब कि होता क्या है? सल्फर के जो p कक्षक हैं उन p कक्षक और हाइड्रोजन के s कक्षक, इनके बीच में क्या होता है? केवल ओवरलैपिंग होती है। तो px कक्षक और s के बीच में ओवरलैपिंग, और दूसरा हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एक और है, दूसरा हाइड्रोजन है आपका, उस हाइड्रोजन और दूसरे px py और h के बीच में, दूसरे हाइड्रोजन के s कक्षक के बीच में py और दूसरे हाइड्रोजन के s कक्षक के बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है। और दोनों कक्षकों के बीच में कितना कोण होता है? 90 डिग्री का कोण, या लगभग आप 91 डिग्री के कोण की बात कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल सी ओवरलैपिंग होती है बेटा, सिंपल सा अतिव्यापन होता है। यहाँ पर संकरण
नहीं होता। ऐसे बहुत सारे अणु हैं जिनमें संकरण नहीं पाया जाता, जैसे कि CH2CH3 का होल ट्वाइस S, इसमें भी संकरण नहीं पाया जाता, सामान्य सा अतिव्यापन होता है। इसके अलावा PH3, इसमें भी सिंपल ओवरलैपिंग होती है। ASH3, इसमें भी संकरण नहीं होता, सिंपल सी ओवरलैपिंग होती है। इन सभी में भी संकरण अनुपस्थित होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्रेगो रूल। ड्रेगो रूल का मतलब H2S CH3 होल ट्वाइस S, इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फाइड। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डाई मेथिल सल्फाइड। इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? डाई। डाई का मतलब डी, मैथिल, मैथिल का एम, सल्फाइड का एस, DMS। तो डाई मेथिल सल्फाइड DMS जो है, इसमें भी बच्चों संकरण नहीं होता। अभी आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर संकरण क्यों नहीं होता, क्या कारण है? आएगा। इसका कारण क्या है? संकरण क्यों अनुपस्थित होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब तक आप याद रख सकते हो। मतलब कि हमारे पास 4 गुनहगार हैं, एक तो H2S, दूसरा PH3, तीसरा ASH3 और चौथा CH3 का होल ट्वाइस S। ये 4 वो बदमाश हैं जो कि संकरण नहीं करते प्रदर्शित। और इसका कारण मैं आपको कहां बताऊंगा बेटा? इसका कारण मैं आपको पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर बताऊंगा। जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17, 18, इनका जब हम स्टडी करेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि भैया इनमें संकरण क्यों नहीं होता। लेकिन अभी आप केवल इतना सा याद रखो कि भाई ये यौगिक जो है, ये ड्रेगो नियम के हिसाब से, इनके पीछे रूल क्या लगता है? ड्रेगो रूल। अब ये रूल क्या होता है, संकरण क्यों नहीं होता, इन सब की चर्चा हम कहां करेंगे? पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर। तो ड्रेगो रूल मैं यहां लिख लेता हूं ताकि आप बार बार एक ही चीज के लिए मेरा सर ना खाएं, ठीक है? तो ड्रेगो रूल संकरण का अनुपस्थित होना, इन सब को पढ़ने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर तक। पी ब्लॉक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तब आएगा बेटा, ठीक है? तो ड्रेगो रूल क्या है, बस अभी आप ये ध्यान रखो कि ड्रेगो रूल के हिसाब से इन सभी के अंदर संकरण क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। समझ में आया? तो इन सब में संकरण इस नियम के हिसाब से, ड्रेगो रूल के अनुसार अनुपस्थित है। इसमें सामान्य से अतिव्यापन पाया जाता है, केवल ओवरलैपिंग होती है। इसमें क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का S कक्षक और P कक्षक, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन का P कक्षक, हाइड्रोजन का S कक्षक और सल्फर का P कक्षक, sp ओवरलैपिंग, सल्फर का P कक्षक, हाइड्रोजन का S कक्षक, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। तो ये क्या है? ये आपका है, ये sp ओवरलैपिंग है, sp ओवरलैपिंग, और ये आपका क्या है? ये आपका sp ओवरलैपिंग। दोनों जगह sp ओवरलैपिंग पाई जाती है। ये sp ओवरलैपिंग से बनता है, ये sp ओवरलैपिंग से बनता है, अतिव्यापन से बनता है, इसीलिए 90 डिग्री का बंधकोण है। अच्छा, और दो क्या है? दो यहाँ पे एकाकी युग्म, तो ये रहे, यहाँ पे दो होते हैं एकाकी युग्म, P कक्षक नहीं, यहाँ पे दो एकाकी युग्म भी होते हैं ना। तो सल्फर के sp अतिव्यापन जो है, उनके बीच में 90 डिग्री का कोण आया। दो P और P के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि बंधकोण 90 डिग्री का है, लगभग 91 डिग्री का। चले, ये तो हो गया भैया यहां तक की चर्चा। अब मैं आता हूं द्विध्रुव आघूर्ण पर। इसको प्रदर्शित करते हैं म्यू से।
प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, परिभाषा भी लिखवाई है कि जैसे एच एफ का अणु होता है, तो एच एफ के अणु में बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर विद्युत ऋणता फ्लोरीन की हाइड्रोजन से ज्यादा है तो फ्लोरीन क्या करेगा? सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। विद्युत ऋणता का मतलब मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन युग्मों को आकर्षित करना। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन युग्मों को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। आकर्षित करेगा तो फ्लोरीन पर क्या आएगा? आंशिक ऋणावेश। हाइड्रोजन पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। फिर मैंने आपको बोला था कि ये अणु क्या हो चुका है? इसका मतलब ये अणु हो चुका है ध्रुवित हो चुका है। ध्रुवीय अणु है बेटा ये। क्या है? ध्रुवीय अणु। जब भी किसी अणु का एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस हो तो ऐसे अणु को बोलते हैं ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का मतलब अणु का एक सिरा प्लस तथा दूसरा सिरा माइनस हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि इस अणु में क्या उत्पन्न हो चुका है? द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है। द्विध्रुव का मतलब एक प्लस वाला ध्रुव, एक माइनस वाला ध्रुव। जैसे कि मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं बेटा, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। उसी प्रकार से बच्चों आवेशों के हिसाब से दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस ध्रुव, एक माइनस ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है बेटा सिरा, कॉर्नर। ध्रुव का मतलब कॉर्नर, एंड, सिरा। तो ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा। तो जब भी अणु के अंदर दो सिरे, दो विपरीत सिरे उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये बंध क्या है बच्चों? ये बंध द्विध्रुव वाला बंध है। इस बंध का एक सिरा प्लस, दूसरा सिरा माइनस है। मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि जब भी किसी अणु के अंदर द्विध्रुव की दिशा निकालनी हो तो इस द्विध्रुव की दिशा कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। क्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था? क्या मैंने आपको पिछली क्लास में द्विध्रुव के दिशा के बारे में बात बोली थी? इस द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर होती है। तो किसी भी अणु के अंदर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म का कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की तरफ विस्थापन करने का जो गुणधर्म है, इससे जो गुणधर्म उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का कम विद्युत ऋण तत्व से अधिक विद्युत ऋण तत्व की तरफ विस्थापन करने से जो गुणधर्म उत्पन्न होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा द्विध्रुव आघूर्ण। और ये द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है? ये द्विध्रुव आघूर्ण म्यू चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण तत्व की ओर होता है। समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। म्यू का सूत्र, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र, म्यू का सूत्र क्या है हम उसकी बात करते हैं। अगर मैं म्यू के सूत्र की बात करता हूं, म्यू बराबर होता है Q इंटू एल। म्यू का सूत्र क्या होता है? Q इंटू एल। म्यू का सूत्र होता है बेटा Q इंटू एल। समझ में आया? Q का मतलब क्या है? धनायन या धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का मान, ऐसे लिख सकते हो, है ना। Q का मतलब टू एल। म्यू का सूत्र क्या होता है? Q इंटू एल। म्यू का सूत्र होता है बेटा Q इंटू एल। समझ में आया? Q का मतलब क्या है?
धनायन या धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का मान, ऐसे लिख सकते हो, है ना। Q का मतलब धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का मान, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश का मान। और L का मतलब क्या है? L का मतलब है बंध लंबाई। L का मतलब क्या है? बंध लंबाई। मतलब कि अगर मैं बात करूं इस अणु की, तो इस अणु में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश दोनों में से किसी भी एक आवेश का मान देख लो, वही हो जाएगा Q। जैसे कि यहाँ पे धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, इन दोनों में से किसी भी एक आवेश का मान देख लो, धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों में से कोई भी एक देख लो। आपको चिन्ह नहीं देखना, आपको वैल्यू देखनी है। ये क्या है? मान, वैल्यू। जब भी आप Q का मान रखते हैं तो क्या? तो चिन्ह को इग्नोर करते हैं, चिन्ह को काउंट नहीं करते। ये Q जो लिखा है ना, इस Q का मान जब भी रखा जाएगा तो केवल वैल्यू पे फोकस करना है आपको इसका चिन्ह प्लस है या माइनस है उससे कोई मतलब नहीं। आपको या तो धनात्मक आवेश कितना है उसका मान लेना है, या ऋणात्मक आवेश कितना है उसका मान लेना है। तो आपको आवेश का मान जो है वो यहां पर लिखना है। प्लस है या माइनस है वो तो हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, प्लस है या माइनस है उससे मतलब नहीं, बस मान लेना है। तो मान, वैल्यू कितनी होगी वो। और L का मतलब दोनों के बीच की दूरी। L का मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के नाभिकों के बीच की दूरी, बंध लंबाई, ये बंध लंबाई। तो बच्चों ये द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो बेसिकली एक बंध का गुणधर्म है। ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये एक बंध का गुणधर्म होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक बंध का गुणधर्म है। जैसे कि उदाहरण, जैसे मान लो पानी, जैसे कि पानी। अब पानी के अंदर बच्चों इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होगा? क्या लिखा है? द्विध्रुव आघूर्ण एक बंध का गुणधर्म है, एक बंध का गुणधर्म, एक बंध का। तो अगर मैं इस बंध की बात करूं तो इस बंध में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण की म्यू की दिशा क्या होती है बेटा? म्यू की दिशा होती है कम ईएन से अधिक ईएन वाले तत्व की ओर, कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी वाले तत्व की ओर। तो अगर इस अणु में मैं इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं, एक बंध का द्विध्रुव आघूर्ण, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। जब भी आप विद्युत आघूर्ण की जब भी आप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करेंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को हम इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को। इसमें ये सिरा होगा कम विद्युत ऋणी वाले तत्व का, और तीर का निशान, तीर का मुख जिस दिशा में होगा वो होगा ज्यादा विद्युत ऋणी। ये जिस तरफ होगा वो कम विद्युत ऋणी, ये ज्यादा विद्युत ऋणी। तो यहाँ पे आएगा कम विद्युत ऋणी और यहाँ पे आ जाएगा ज्यादा विद्युत ऋणी। इस बंध की बात करो तो इस बंध में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां होगी? ये कम विद्युत ऋणी और ये ज्यादा विद्युत ऋणी, मतलब कि इस तरीके से। तो इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे, इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऐसे। चलो फिर बात करते हैं हम लोन पेयर की। इस पे दो लोन पेयर भी बेटा, एक लोन पेयर यहां और एक लोन पेयर यहां। लोन पेयर के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो सदैव लोन पेयर की होती है।
लोन पेयर की तरफ होता है। लोन पेयर का द्विध्रुव आघूर्ण सदैव लोन पेयर की दिशा में होता है, तत्व से लोन पेयर की दिशा में, तत्व से लोन पेयर की दिशा में। तो मान लो किसी ए तत्व पर आपने लोन पेयर बना रखे हैं इस तरह से, तो हमेशा आपको द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस ए तत्व से लोन पेयर की ओर दिखानी। हमेशा लोन पेयर के लिए एक बात ध्यान रखना, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा उस तत्व से लोन पेयर की तरफ होती है। मान लो अगर लोन पेयर ऐसे दे रखे हैं, मान लो लोन पेयर ऐसे दे रखे हैं, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होगी? मान लो लोन पेयर ऐसे दे रखे, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होगी? तत्व से लोन पेयर की ओर ऐसे होगी। मान लो लोन पेयर ऐसे दे रखे हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होगी? तत्व से लोन पेयर की ओर होगी। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? तो ध्यान रखना, लोन पेयर जब भी हो तत्व से लोन पेयर की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तत्व से लोन पेयर की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा सदैव तत्व से लोन पेयर की तरफ होती है बेटा। समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर है? चलो, तो अब देखो बेटा, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहां है? इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण यहां। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहां है? इस बंध के द्विध्रुव आघूर्ण, ये वेक्टर कहां है? ये सदिश, ये ऐसे है, सदिश है ना, वेक्टर है ना। इस वेक्टर को मैं, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसा का ऐसा उठा करके मैंने यहां रख दिया। वेक्टर में क्या करते हो आप? वेक्टर को ऐसे उठा करके ले जा सकते हो, यहां रख सकते हो। तो ये वेक्टर आ गया बेटा यहां पे, ये वाला वेक्टर आ गया आपका यहां पे। क्लियर? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, तो ये देखो लोन पेयर का वेक्टर, ये लोन पेयर का वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये लोन पेयर वाला वेक्टर। और ये वाला वेक्टर, इस लोन पेयर का वेक्टर, ये वाला वेक्टर मैं यहां पे लगा देता हूं, ये लोन पेयर का वेक्टर। समझ रहे हो? तो इनके बीच में एंगल कितना है बेटा? इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो ये वाला वेक्टर, ये पूरा वेक्टर और ये पूरा वेक्टर, इन वेक्टरों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। मान लो ये वेक्टर जो है वो P है, ये वेक्टर Q है, तो परिणामी क्या आएगा? तो परिणामी जो आएगा वो P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये आ जाएगा। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना आएगा? इस पूरे का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा इस दिशा में। तो इन दोनों के वेक्टर का परिणामी किस दिशा में आएगा? इस दिशा में। मतलब कि पानी के अणु का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में आएगा। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो √P²Q² प्लस 2PQ cos थीटा से निकलेगा। मतलब कि मुझे पानी का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो ये वाला वेक्टर अगर दोनों वेक्टर P और Q इस तरह से दे रखे, तो ये P वाला, ये Q वाला, तो P²Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ये P क्या है? इस वाले बंध का या इस वाले बंध का द्विध्रुव आघूर्ण। Q क्या है? Q मतलब कि इस वाले बंध का द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या है? इस वाले बंध का द्विध्रुव आघूर्ण। दोनों बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण जो हैं, उन द्विध्रुव आघूर्ण से जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा वो म्यू परिणामी हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर? इस तरीके से आपको करना है। चलो, इसका मतलब इसका जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा कहाँ है? इसके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है बेटा वो ऐसे है, ये परिणामी, ये म्यू परिणामी। यहाँ पे म्यू परिणामी शून्य नहीं है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ आएगा इस दिशा में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की। चल, अब यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है एक। यदि म्यू परिणामी शून्य ना हो तब अणु ध्रुवीय कहलाता है। यदि म्यू परिणामी
शून्य ना हो तब अणु ध्रुवीय कहलाता है। और यदि म्यू परिणामी शून्य हो तब अणु अध्रुवीय कहलाता है। जब भी म्यू परिणामी शून्य हो तो अणु अध्रुवीय, और जब भी म्यू परिणामी शून्य ना हो तो अणु ध्रुवीय कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब पानी क्या है? पानी एक ध्रुवीय अणु है। पानी क्या है? पानी एक ध्रुवीय अणु है। चल एक उदाहरण और देखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा? विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से। मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। कार्बन बाईं तरफ आता है, ऑक्सीजन दाईं तरफ आता है, तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, विद्युत ऋणता ज्यादा। मतलब कि इस बंध का, मैंने क्या बोला? द्विध्रुव आघूर्ण एक बंध का गुणधर्म है। मतलब कि इस बंध की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होगी? इस तरफ होगी। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण ऑक्सीजन की दिशा में होगा। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहां होगा? इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में होगा। ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मतलब कि अगर ये P है तो ये भी P होगा। ये द्विध्रुव आघूर्ण P है, P का मतलब C डबल बॉन्ड O बंध का द्विध्रुव आघूर्ण। यदि C डबल बॉन्ड O बंध का द्विध्रुव आघूर्ण अगर P है, C डबल बॉन्ड O बंध का द्विध्रुव आघूर्ण अगर P है, इस C डबल बॉन्ड O बंध का द्विध्रुव आघूर्ण अगर P है, तो ये वाला P और ये वाला P, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे? एक यूं एक यूं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। मतलब कि यहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो आएगा वो कितना आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो अणु कैसा कहलाता है? अध्रुवीय। मतलब कि ये अणु क्या कहलाएगा बेटा? अध्रुवीय अणु कहलाएगा। ये अणु कहलाएगा अध्रुवीय। समझ में आया? तो अध्रुवीय अणु का मतलब जिसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। चलो अगला उदाहरण, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लो मैंने लिखा BeCl2। चलो जल्दी से मुझे यहां बताओ लाइव चैट के अंदर, इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा या अशून्य होगा? अगर बात करो उसके परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की, तो विद्युत ऋणता जो है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। किससे? बेरिलियम की। बेरिलियम जो होता है वो बाईं तरफ होता है और क्लोरीन जो होता है वो दाईं तरफ। क्लोरीन की विद्युत ऋणता बेरिलियम से ज्यादा है, तो इस बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा क्लोरीन की तरफ। इस बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा क्लोरीन की तरफ। BeCl, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण अगर P है तो इस वाले बंध, ये भी समान बंध है, समान बंधों के द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं? समान समान, दोनों PP। मतलब कि एक द्विध्रुव आघूर्ण यहां जाएगा तो दूसरा द्विध्रुव आघूर्ण यहां, बराबर है और विपरीत दिशा में। एक वेक्टर ऐसे, उसी मान का दूसरा वेक्टर ऐसे। जब दोनों समान मान वाले वेक्टर ऐसे विपरीत दिशा में होंगे तो परिणामी कितना आ जाएगा बेटा? परिणामी आ जाएगा शून्य। सुनामी नहीं, परिणामी। परिणामी आ जाएगा बेटा शून्य। चलो अगला उदाहरण देखते हैं बेटा। अमोनिया। चलिए अब बात करते हैं अमोनिया की। बताओ अमोनिया का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा या अशून्य होगा?
अमोनिया का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा या अशून्य होगा? अच्छा, अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ये ऊपर वाले में शून्य, मतलब कि शून्य का मतलब क्या होता है? कौन सा अणु? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण अगर शून्य तो अध्रुवीय अणु। चल इसकी बात करते, बताओ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? तो विद्युत ऋणता की बात करें तो हाइड्रोजन बाईं तरफ है और नाइट्रोजन दाईं तरफ है। आवर्त सारणी में ये बायां होता है, ये दायां होता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा हाइड्रोजन से, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा हाइड्रोजन से, तो इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे आएगा। इस बंध की बात करते, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे आएगा? इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में आएगा, और इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे आएगा? इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में आएगा, नाइट्रोजन की दिशा में। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के द्विध्रुव आघूर्ण नाइट्रोजन की दिशा में, हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन की दिशा में, नाइट्रोजन की दिशा में। और अभी मैंने बताया कि जब भी परमाणु से लोन पेयर लगाओ तो परमाणु से लोन पेयर की तरफ आता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो, अब सभी वेक्टर कैसे आ रहे हैं? देखो, ये वेक्टर ऐसे, ये वाला वेक्टर ऐसे, ये वाला वेक्टर ऐसे, और ये वाला वेक्टर ऐसे। सभी वेक्टरों का जो योग होगा, इन सभी का योग जो होगा, सभी वेक्टर जो होंगे वैसे ऊपर की दिशा में परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। तो इन सब का जो परिणामी आएगा, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, सभी मिलकर के ऊपर की तरफ एक साथ परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की ओर उत्पन्न करेंगे। मतलब कि यहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। अगर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अध्रुवीय, सॉरी माफ करना, ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय अणु। यदि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो ध्रुवीय अणु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो अगला उदाहरण है बच्चों BF3। अगला उदाहरण क्या है? BF3। चलो अगर मैं बात करूं BF3 की, BF3 की ज्यामिति ऐसी होती है। ठीक है चलो अगर मैं इस बंध की बात करूं तो इस बंध में बोरोन और फ्लोरीन दोनों में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? बोरोन और फ्लोरीन में से विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा है, बोरोन की कम है ना। बोरोन आता है बाईं तरफ और फ्लोरीन आता है दाईं तरफ। आवर्त सारणी में दाईं तरफ फ्लोरीन है, बाईं तरफ बोरोन है। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। जब भी आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे विद्युत ऋणता बढ़ेगी। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा। याद करो मैंने आपको बता रखा है फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की है। मतलब कि बोरोन और फ्लोरीन, इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण कहां आएगा? फ्लोरीन की दिशा में। मान लो इस द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है? P। मान लो P है। P क्या है? B बंध F के द्विध्रुव आघूर्ण का मान, B बंध F के द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है? P। ठीक है, ये P है, ये वाला P है, और ये वाला बंध क्या है? ये वाला बंध P है। सारे बंध P है। अच्छा, इन दोनों का परिणामी कहां आएगा? इन दोनों का परिणामी यहां बीच में आएगा, ऐसा आएगा। तो इन दोनों का परिणामी जो भी P डैश, चलो इन दोनों का परिणामी क्या? P डैश। इन दोनों वेक्टर का परिणामी ऐसे आएगा। तो ये वेक्टर, अब आप खुद सोचो, एक वेक्टर इस दिशा में और फ्लोरीन का वेक्टर इस दिशा में, तो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं। देखो ये P डैश यहां और P यहां, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, दोनों वेक्टर से जा रहे हैं। मतलब कि P डैश, P और ये P डैश, ये दोनों वेक्टर अपोजिट दिशा में जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे परिणामी कितना आ जाएगा?
परिणामी यहां पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। परिणामी यहां पे कितना आ जाएगा 0। मतलब कि अगर परिणामी 0 है तो ये अणु क्या हो जाएगा बच्चों, अध्रुवीय अणु हो जाएगा। जब भी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 हो तो ऐसा अणु क्या होता है बेटा, अध्रुवीय अणु होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसमें। चल अगला, नेक्स्ट अगला उदाहरण आ जाओ, अगला एग्जाम्पल। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, चलो अगला एग्जाम्पल हम करेंगे किसका, अमोनिया और NF3 का। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमें बताना है बच्चों, यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण μ1 है और यदि इसका द्विध्रुव आघूर्ण μ2 है तो हमें बताना है कि दोनों में से किसका मान ज्यादा है, दोनों में से किसका मान कम है। क्वेश्चन है कि अगर आपको इसका द्विध्रुव आघूर्ण μ1 दे रखा है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण μ2 दे रखा है, तो हमें μ1 और μ2 इन दोनों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताना हमको। इन दोनों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताना है। चलो दोनों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बताएंगे। ठीक है, देखो इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, देखो अमोनिया, अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में, अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की दिशा में। यहां अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे आता है ऊपर की दिशा में, अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे म्यू परिणाम, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, इन सभी वेक्टर का सम जो है वो ऊपर की दिशा में। मतलब कि अमोनिया के लिए बात करो, देखो एक वेक्टर ऐसे, अभी देखा ना मैं, दूसरा वेक्टर ऐसे, तीसरा वेक्टर ऐसे और लोन पेयर करते हैं μ2 की। अगर मैं बात करूं μ2 की, यहां पे देखिए नाइट्रोजन फ्लोरीन में विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन फ्लोरीन में विद्युत ऋणता फ्लोरीन की ज्यादा। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की पूरी आवर्त सारणी में विद्युत ऋणता सर्वाधिक है, तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा। मतलब कि 3 वेक्टर कैसे आ रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे आ रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है, तीसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है। और लोन पेयर, लोन पेयर के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी किसी परमाणु से लोन पेयर जुड़े हो तो लोन पेयर का वेक्टर बेटा ऐसे आता है। लोन पेयर का जो वेक्टर होता है वो लोन पेयर की तरफ आता है। तो लोन पेयर का वेक्टर किसकी तरफ आ रहा है, लोन पेयर का वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो 3 वेक्टर नीचे और लोन पेयर का वेक्टर जो है वो लोन पेयर का वेक्टर ऊपर की दिशा में आ रहा है। अब आप सोचिए ये तीनों वेक्टर नीचे की तरफ, तो इन तीनों का परिणामी नीचे, ये वाला परिणामी ऊपर की तरफ, ये वाला परिणामी ऊपर की तरफ। मान लो इन तीनों का, तीनों के मिलने से जो परिणामी नीचे जो आ रहा है वो P है और लोन पेयर का जो परिणामी है वो Q है। ऊपर की तरफ जा रहा है Q, नीचे की तरफ आ रहा है P, मतलब कि इसका जो नतीजा बनेगा, इसका जो परिणामी आएगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। इसका जो परिणामी होगा वो 0 नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको मैं μ2 लिख लेता हूं। इसका जो परिणामी आएगा, इस पूरे अणु का जो परिणामी μ2 आएगा, इसका जो परिणामी μ2 आएगा वो 0 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के कारण जो वेक्टर है और ये वाले जो वेक्टर है ये बराबर नहीं है। अगर ये वाला वेक्टर इसके बराबर होता तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये μ2 इसका जो परिणामी है
वो शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर किसके कारण है? ये वाला वेक्टर है लोन पेयर के कारण। समझ रहे हो मेरी बात? और ये वाला वेक्टर किसके कारण है? इन तीनों के कारण। और ये तीनों कौन से? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये वाला वेक्टर किसके कारण है? NF बंध के कारण। अब आप मुझे बताइए, लोन पेयर के कारण जो ऊपर वाला वेक्टर है और NF बंध के कारण नीचे वाला वेक्टर है, ये दोनों कभी भी समान नहीं हो सकते। लोन पेयर का अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, है ना। लोन पेयर की तरफ जो द्विध्रुव आघूर्ण वो अपना कुछ ना कुछ होगा, और NF बंध की तरफ कोई द्विध्रुव आघूर्ण है वो अपना कुछ ना कुछ होगा। ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होते तो ये नतीजा 0 आता। ये ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करता, दोनों ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे। ये दोनों अगर बराबर होते तो कैंसिल करते, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर के कारण है और ये NF बंध के कारण। बंध अलग अलग है, अलग अलग सेगमेंट है, तो परिणामी 0 नहीं आएगा। लेकिन हाँ इसके 3 वेक्टर और ये चौथा वेक्टर, ये एक दूसरे को कैंसिल करने का ट्राई कर रहे हैं, जबकि ये सारे वेक्टर एक दिशा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे समझो, मान लो इन तीनों का आंसर जुड़ने के बाद, मान लो इन तीनों का आंसर यहां जुड़ने के बाद में, मान लो इन तीनों का जुड़ने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और ये वाला जो आंसर है, ये वाला, मान लो ये वाला आंसर जो है वो 3 है। 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये वाला आंसर 3 है और नीचे की तरफ जो जा रहा है वो 5 है, तो 5 में से 3 माइनस हुए तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 5 में 3 जुड़ेगा। वेक्टर वेक्टर जब समान, दोनों समान दिशा में, ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, जब दोनों समान दिशा में होंगे तो जुड़ेगा, जुड़ता है। 5 + 3 8 हो जाएंगे। और ये विपरीत दिशा में, अपोजिट, तो इसमें से ये घटेगा, 5 में से 3 घट गया तो 2 आएगा। जुड़ने पर बड़ी संख्या आएगी, घटने पर कम आएगी। मतलब कि इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। μ1 का मान μ2 से ज्यादा है, μ2 नहीं μ2। तो ये वाला ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा और ये वाला कम द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण। अब आते हैं हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बंध, ठीक है, एच बंध, ठीक है। चलो, हाइड्रोजन बंध के बारे में सबसे पहले लाठीमार नहीं, लेटीमार तथा रोडबूश योगिस वैज्ञानिक ने बताया। हाइड्रोजन बंध के बारे में सबसे पहले इन 3 वैज्ञानिक ने बताया। मैं फिर बोल रहा हूं, वैज्ञानिकों के नाम एग्जाम में नहीं पूछे जाते। किसी भी थ्योरी के, किसी भी वैज्ञानिक का नाम एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन केवल ये सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, आइए देखते हैं। मान लो मैंने HF ऐसे 2 अणु लिख दिए, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं, HF के अंदर मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है तो बंध युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींचेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में, संपूर्ण आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा है, इसीलिए सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, यहाँ आ जाएगा आंशिक धनावेश, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी मैं बात करता हूं, यहाँ पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, यहाँ आ जाएगा आंशिक धनावेश, ऐसे ही होगा। इसी प्रकार से एक और HF का अणु होगा, यहाँ आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, यहाँ आ जाएगा आंशिक धनावेश। इसी प्रकार से एक और HF का अणु होगा,
यहाँ पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, यहाँ आ जाएगा आंशिक धनावेश। बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? फ्लोरीन की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, ऐसे। तो अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये वाला धनावेश किसको आकर्षित करेगा? इस ऋणावेश को आकर्षित करेगा। तो ये धनावेश इस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। दो अणुओं के बीच इस प्रकार से जो ये धनावेश ऋणावेश का है जो आकर्षण बंध है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पे देखो, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा, फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में ज्यादा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता आवर्त सारणी में बहुत ज्यादा। अब आती है यहां से परिभाषा, उच्च विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच यदि हाइड्रोजन उपस्थित हो तो यहां पाया जाने वाला ये जो आकर्षण बंध है, इसी को हम बोलते हैं एच बंध। उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच यदि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो यहां पाया जाने वाला आकर्षण बंध क्या कहलाता है? एच बंध कहलाता है। उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो यहां पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है? एच बंध कहलाता है। ये चलता रहेगा। फिर ये वाला फ्लोरीन यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके धनावेश को आकर्षित करेगा तो एच बंध पाया जाएगा। फिर यहाँ वाला हाइड्रोजन का धनावेश है वो यहाँ पे दूसरे अणु के फ्लोरीन के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, एच बंध पाया जाएगा। तो एच बंध का मतलब है उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच जब भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वहां अणुओं के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी बंध में किसी बंध में हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च विद्युत ऋणी परमाणु लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, इसको ऐसे याद रखो, फोन, ठीक है, इसको फोन से याद रखो। तो किसी बंध में जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बंध बनाकर जुड़ा हो, तब जब भी किसी बंध में हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणी परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बंध बनाकर जुड़ा हो तब उच्च विद्युत ऋणी परमाणु या उच्च विद्युत ऋणी तत्व पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश, तब उच्च विद्युत ऋणी तत्व पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश हाइड्रोजन पर उपस्थित उच्च विद्युत ऋणी तत्व पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश दूसरे अणु के ठीक है, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब उच्च विद्युत ऋणी तत्व पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश दूसरे अणु के
हाइड्रोजन परमाणु जिस पर आंशिक धनावेश हो के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, ये लिखते हैं। आकर्षण बल द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जिस पर आंशिक धनावेश हो के साथ आकर्षण बल द्वारा बंधित होता है। यही आकर्षण बल एच बंध कहलाता है। तो किसी बंध में हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च विद्युत ऋण परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बंध बनाकर जुड़ा हो, तो जब भी किसी बंध में हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋण परमाणु फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, तो हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन परमाणु उच्च विद्युत ऋण परमाणु से बंध बनाकर जुड़ा हो, तब उच्च विद्युत ऋण तत्व पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा अणु, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु, दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित धनावेश, ठीक है, दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु जिस पर आंशिक धनावेश हो के साथ आकर्षण बल द्वारा बंधित होता है। इनके बीच में क्या बनता है, ये जो आकर्षण बल बनता है, इस आकर्षण बल को बच्चों क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो ये वाला बंध क्या है बेटा, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या लिखा है, किसी बंध में हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से बंध बनाकर जुड़ा हो, किसी अणु में हाइड्रोजन परमाणु जब उच्च विद्युत ऋणी परमाणु, फ्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है, इसके साथ बंध बनाकर जुड़ा हो, तब उच्च विद्युत ऋणी तत्व या परमाणु जो भी है उस पर उपस्थित आंशिक ऋणावेश, इस पर उपस्थित जो ये आंशिक ऋणावेश है, ये दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा अणु ये रहा, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु, तो दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे अणु का हाइड्रोजन परमाणु जिस पर आंशिक धनावेश हो, इस पर आंशिक धनावेश है, इनके बीच में आकर्षण बंध द्वारा बंधित होता है। तो इनके साथ आकर्षण बल द्वारा बंधित होता है, और ये जो आकर्षण बल है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एच बंध बोलते हैं। फिर से यहाँ देखो, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ बंध बना करके बंधित है। इसमें फ्लोरीन जो कि उच्च विद्युत ऋणी है, इस पर आंशिक ऋणावेश है, और ये आंशिक ऋणावेश दूसरे अणु के हाइड्रोजन जिस पर आंशिक धनावेश है उसके साथ में आकर्षण बंध द्वारा बंधित है। इनके बीच में आकर्षण बंध है, और ये आकर्षण बंध क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोजन बंध। फिर यहाँ देखो, अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु फ्लोरीन के साथ बंध बना करके जुड़ा हुआ है। इसमें फ्लोरीन जो कि उच्च विद्युत ऋणी है, इस पर आंशिक ऋणावेश, और दूसरे अणु का जो हाइड्रोजन जिस पर आंशिक धनावेश है, इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बंध है, इसी आकर्षण बंध को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। तो बच्चों जहां जहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा और उन परमाणुओं के बीच जब भी हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो समझ जाना वहां पे एच बंध पाया जाएगा। जब भी उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो, तो वहां पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चलो, अब ये दो प्रकार के बेटा,
हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इंटरमोलिक्यूलर एज बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर एज बॉन्ड, और दूसरा है इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अंतः अणुक एज बंध, और इसको हम बोलते हैं अंतराणुक एज बंध। ठीक है, चलो अब ये अंतः अणुक क्या है, इंटरमोलिकुलर क्या है? 2 अणुओं के बीच पाया जाने वाला एज बंध। 2 अणुओं के बीच पाया जाने वाला एज बंध ही इंटरमोलिकुलर एज बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहां देखो, ये एग्जांपल, ये दूसरा अणु, ये पहला अणु, 2 अणुओं के बीच में पाया जाने वाला जो एज बंध है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग, अंतः अणुक एज बंधन। अंतः अणुक एज बंधन का मतलब है 2 अणुओं के बीच में जो एज बंध पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग। 2 अणुओं के बीच में, ये पहला अणु, ये दूसरा अणु, दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग। मतलब कि ये एग्जाम्पल जो है किसका है? इंटरमोलिकुलर एज बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है ना। तो आप इसमें अभी एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और इसका मतलब है एक ही अणु में पाया जाने वाला एज बंध इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड कहलाता है। चलो दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं, चलो दोनों के एग्जाम्पल देखें। चलो उदाहरण, चलो जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, HF में क्या था बेटा? HF के अंदर आपने देखा एक अणु और दूसरा अणु, 2 अणुओं के बीच में पाया जाने वाला बंध, पाया जाने वाला एज बंध इंटरमोलिकुलर एज बंध होता है। ये 2 अणुओं के बीच में पाया जाने वाला इंटरमोलिकुलर एज बॉन्ड। फिर ये अणु किसी और अणु के साथ में इंटरमोलिकुलर एज बॉन्ड, ये अणु किसी और अणु के साथ में इंटरमोलिकुलर, 2 अणुओं के बीच पाया जाने वाला एज बंध। और इसका मतलब क्या है? एक ही अणु में पाया जाने वाला एज बंध। जैसे कि उदाहरण देखो, एक ही अणु में पाया जाने वाला एज बंध, ये एक ही अणु है, ये एक ही अणु है ना। यहां पे मैंने कोई दूसरा अणु नहीं बनाया है, ये है आपका दूसरा अणु, ये दूसरा अणु। अगर मैं यहां पे दूसरा अणु बनाता तो 2 अणु होते। अभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने एक ही अणु बनाया, देखो ये एक ही अणु है। जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध अगर हमको दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। एक ही अणु में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इसी अणु के अंदर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? एज बंध। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्ड। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो देखो ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु। हाइड्रोजन बंध कहां बनता है? 2 उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में हाइड्रोजन हो तो वहां पे हाइड्रोजन बंध बनता है। फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, जब भी माफ करना, जब भी इन 3 में से कोई भी परमाणु अगर उपस्थित हो, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन दिख जाए तो वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। जब भी 2 उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में
हाइड्रोजन दिख जाए तो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है। अच्छा, और एक ही अणु के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग। एक ही अणु के अंदर पाया जाने वाला एज बंद इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होता है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच में। देखो पहचान का तरीका क्या हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन बंध को पहचानने का तरीका है एज बंध की पहचान। ठीक है, ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो दो उच्च विद्युत ऋणी फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन परमाणु का उपस्थित होना। ठीक है, तो जब भी दो उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो तो वहां पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। चलो, तो आज बच्चों हम इतना ही देखेंगे। अभी इसमें और भी बहुत सारी बातें इसकी एप्लीकेशन से जो कि हमको अगली क्लास में देखनी होंगी, आज हम यहीं तक देखेंगे। आज और आते हैं क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, करिए कौन सा ध्रुवीय है, कौन ध्रुवीय है, कौन सा अणु ध्रुवीय है, CO2, BeCl2, NH3 या कोई नहीं। चलिए कर लिया होगा। किस अणु में H बंध है, H बंध किस में पाया जाता है बताइए। चलिए फिनिश कर लिया होगा। कौन ध्रुवीय है बेटा, मैंने आपको बताया था CO2 जो है इसका वेक्टर यहाँ, इसका वेक्टर यहाँ, इसका म्यू 0 आ जाएगा, परिणामी 0 है तो ये अध्रुवीय होगा। जैसे इसका म्यू 0 है वैसे ही इसका म्यू भी क्या है, 0 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। मैंने आपको बताया था कि अमोनिया का जो म्यू है वो 0 नहीं है, ये होता है ध्रुवीय। आंसर आ जाएगा इसका क्या, सी। किस अणु में एच बंध पाया जाता है, मैंने आपको बताया जहां जहां पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन परमाणु है वहां पे एच बंध पाया जाता है। जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन आ रहा है, HF, फ्लोरीन आ रहा है, अमोनिया, है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सभी कर देना बेटा, ठीक है, इसको सभी कर देना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर। अब आते हैं हम, आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने एच बंध के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा, ठीक है, इन दो के बारे में हमने पढ़ा। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में हम हाइड्रोजन बंध को पहले फिनिश करेंगे और फिर हम देखेंगे MOT की बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस कोवलेंट बॉन्ड के थ्योरीज जितनी भी हैं उसमें सबसे लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद में हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, इससे भी लास्ट टॉपिक, मतलब कि चैप्टर अब खत्म होने वाला है और फिर हम जल्दी ही नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।